पाकिस्तान से मोटी फंडिंग लेकर बरसों तक जम्मू कश्मीर में मदरसे मस्जिदें बनवाकर कट्टरपंथ को पानी देने वाली जमात इस्लामी के लोग अब भेष बदलकर चुनाव मैदान में उतर आए हैं। इसी से सवाल उठ रहा है कि क्या उन्हें पहले की तरह लोगों का समर्थन मिलेगा? क्या जम्मू कश्मीर में जिहादियों का शासन होगा या बीजेपी के एक्शन प्लान से जमात इस्लामी का प्लान फेल हो जाएगा? क्या कुछ है पूरी कहानी, सब कुछ आपको विस्तार से बताएंगे आज की स्पेशल स्टोरी में। चलिए शुरू करते हैं। कश्मीर में जमात का खेला, भेष बदलकर चुनाव में उतरे कट्टरपंथी, उमर अब्दुल्ला आतंकवाद को दे रहे बढ़ावा, क्या लोग फिर करेंगे पहले वाली गलती? नमस्कार, आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी और मैं हूं आपके साथ पारुल त्रिपाठी। पाकिस्तान में इमरान के नाम पर मरने मारने की बातें की जा रही हैं, तो वहीं कश्मीर में पाकिस्तान के इशारों पर चलने वाली जमात इस्लामी ने एक बार फिर साजिशों का पिटारा खोल दिया है। घाटी में चुनाव आते ही जमात इस्लामी से जुड़े लोग दोबारा सक्रिय हो गए हैं और लोगों को बरगलाने की कोशिश कर रहे हैं। गुलगाम के में जमात इस्लामी ने एक बड़ी रैली की। इस रैली में हजारों लोग पहुंचे थे। ये रैली सयार अहमद रेशी के लिए की गई थी। रेशी पहले जमात इस्लामी कश्मीर के नेता थे। जमात के कट्टरपंथी प्रोपेगेंडा सिस्टम का हिस्सा था। जमात पर बैन लगा गया है तो वो निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में चुनाव लड़ रहा है। रैली भी कुलगाम के बुगाम में की गई थी, जहां सालों से मतदान का बहिष्कार किया जाता रहा है। इस रैली के बाद सवाल पूछे जाने लगे हैं कि क्या जमात इस्लामी दोबारा कश्मीर में अपनी जहरीली विचारधारा को फैलाने की कोशिश कर रही है। कट्टरपंथी माहौल, उन्माद से भरी नारेबाजी, जमात इस्लामी कश्मीर की कुलगाम रैली में उसी जमात की झलक नजर आ रही थी जिसने सालों तक कश्मीर के नौजवानों को गुमराह किया, कश्मीर की सूफी संस्कृति को खत्म करने की कोशिश की और कश्मीर में पाकिस्तानी एजेंडा को हवा दी। जमात इस्लामी कश्मीर के चुनाव में दोबारा दिलचस्पी क्यों दिखा रहा है, इसका जवाब भी आपको देंगे, लेकिन पहले जानिए कि कैसे जमात इस्लामी की वो हिस्ट्री शीट जिसकी वजह से शांति प्रिय कश्मीरी भी जमात को घाटी का दुश्मन कहता है। पाकिस्तान से फंडिंग लेकर बनाए सैकड़ों मदरसे मस्जिद। 90 के दशक में जमात इस्लामी ने कश्मीर के आतंकवादी गुट JKLF से हाथ मिला लिया था। जब काउंटर टेरर ऑपरेशन की वजह से JKLF कमजोर होने लगा तो पाकिस्तान से सारी टेरर फंडिंग जमात इस्लामी को मिलने लगी। जमात इस्लामी ने इस फंडिंग के जरिए कश्मीर में मस्जिदों और मदरसों का नेटवर्क खड़ा किया, जिनका इस्तेमाल आतंकियों को पनाह देने तक के लिए किया गया था। साल 2000 आते आते जमात के सैकड़ों अलगाववादी और आतंकवादी मारे गए, जिसके बाद जमात इस्लामी ने राजनीति में उतरने का फैसला किया, लेकिन ये प्लान भी पूरी तरह कामयाब नहीं हो पाया। मोदी सरकार ने लगाया बैन, कई हुए गिरफ्तार। साल 2019 में जमात इस्लामी पर सरकार ने बैन लगा दिया था। जमात से जुड़े 300 नेता और कार्यकर्ता या तो गिरफ्तार कर लिए गए थे या फिर नजरबंद कर दिए गए थे। भले ही अब जमात इस्लामी निर्दलीय उम्मीदवारों के जरिए चुनाव में उतरने की कोशिश कर रहा हो, लेकिन कश्मीर के वो लोग कभी जमात को माफ नहीं करेंगे जिनके परिवारों के लड़के जमात के प्रोपेगेंडा में फंसकर आतंकी बने और मारे गए। ये 4 उम्मीदवार लड़ रहे इलेक्शन। जमात इस्लामी ने अब तक चुनाव में 4 प्रत्याशियों को समर्थन देने का ऐलान किया है। इन चारों का जमात इस्लामी के कट्टरपंथ से पुराना रिश्ता रहा है। पुलवामा से तलत मजीद खड़े हैं, जो बैन लगने से पहले जमात के सक्रिय सदस्य थे। कुलगाम से सयार अहमद रेशी का नामांकन स्वीकारा गया है। दिवसर से नजीर अहमद भट्ट चुनाव लड़ेंगे। भट्ट भी जमात इस्लामी के सदस्य रहे हैं। जैनपोरा एजाज अहमद निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर लड़ रहे हैं। एजाज को जमात इस्लामी के पूर्व सदस्यों का समर्थन है। आतंकवाद और अलगाववाद का समर्थन करने वाली जमात ने सालों पहले इलेक्शन में न उतरने का ऐलान किया था। कश्मीर में जमात इस्लामी पर सख्त कार्रवाई के बाद जमात इस्लामी का नेटवर्क और फंडिंग दोनों कमजोर हो गए थे। जमात इस्लामी पर तो बैन लगा है और वो 4 निर्दलीय उम्मीदवारों को समर्थन भी दे रहा है। अब आपको बता दें कि जिस जमात इस्लामी पर बैन लगा है और क्या वो वही कारण है जो हम आपको बता चुके हैं, उसी वजह से वो उन पर बैन लग चुका है, लेकिन उसी जमात इस्लामी का उमर अब्दुल्ला समर्थन करते हैं। उन्होंने कुछ महीनों पहले
जमात इस्लामी पर उमर अब्दुल्ला का बड़ा बयान। नेशनल कॉन्फ्रेंस के उपाध्यक्ष और बारामूला लोकसभा सीट से पार्टी के उम्मीदवार उमर अब्दुल्ला ने जमात इस्लामी पर प्रतिबंध को लेकर अपनी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने केंद्र से जमात इस्लामी पर लगे बैन को हटाने की मांग की है ताकि आगामी विधानसभा चुनाव में वो हिस्सा ले सकें। केंद्र ने साल 2019 में जमात इस्लामी पर बैन लगा दिया था, जिसे इसी साल अगले 5 साल के लिए बढ़ा दिया गया है। एनसीने उपाध्यक्ष उमर अब्दुल्ला ने कहा, मैंने इस बात की मांग की है कि जमात इस्लामी पर से बैन हटा लेना चाहिए। जमात इस्लामी को आगामी विधानसभा चुनावों में बढ़-चढ़ कर हिस्सा लेना चाहिए। अभी तक हम ये सुन रहे थे कि चुनावों में कहीं ना कहीं वो अलग अलग उम्मीदवारों की मदद करने की बात कर रहे हैं। अब उनका अपना उम्मीदवार होगा। इन विचारों से तो साफ नजर आता है कि उमर अब्दुल्ला की क्या मानसिकता है। आतंकवादियों और जिहादियों को बढ़ावा देने वाले संस्थान को उमर अब्दुल्ला सपोर्ट कर रहे हैं। वो मंजर सोचा जा सकता है, क्या अगर आतंकवादियों की समर्थकों वाले उम्मीदवार जीत जाते हैं तो क्या कुछ हो सकता है। आखिर उमर अब्दुल्ला जमात इस्लाम का समर्थन क्यों करते हैं? क्या उनकी पार्टी को भी मिलती है पाकिस्तान से फंडिंग? जाहिर सी बात है, यही सवाल उठेगा ही, क्योंकि इस तरह के वो बयान जो दे रहे हैं। इसके साथ अब आपको ये भी बता देते हैं कि हाल ही में अमित शाह जम्मू कश्मीर पहुंचे थे। अमित शाह ने कश्मीर में राहुल गांधी को ललकारा। जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनावों के मद्देनजर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के 2 दिनों के जम्मू कश्मीर के दौरे पर पहुंचे थे, जहां उन्हें सुनने के लिए भारी भीड़ जुटी है। शाह ने बीजेपी का घोषणा पत्र जारी किया और जनसभा को संबोधित करते हुए साफ कर दिया कि आर्टिकल 370 इतिहास की बात हो चुकी है और ये कभी वापस नहीं लौटेगा। शाह ने कार्यकर्ताओं से मुखातिब होते हुए कहा कि जम्मू वाले ही ये तय करेंगे कि अगली सरकार किसकी होगी। अमित शाह ने पाकिस्तान, आतंकवाद, जम्मू कश्मीर को राज्य का दर्जा दिए जाने से लेकर तमाम मुद्दों पर दो टूक बात रखी थी। जम्मू में गृह मंत्री अमित शाह ने कांग्रेस नेशनल कॉन्फ्रेंस पर जबरदस्त हमला बोला था। उन्होंने कहा था कि विपक्ष की सरकार आई तो कश्मीर में आतंकवाद भी आएगा। शाह ने कहा कि कश्मीर में ऐसी सरकारें थीं जो आतंकवाद के सामने आंख मूंद कर बैठी थी। मोदी सरकार के 10 साल में आतंकवाद में 70% की कमी आई है। उमर अब्दुल्ला के जमात इस्लाम वाले बयान से तो साफ दिखती है कि अगर जम्मू कश्मीर में विपक्ष की सरकार आई तो जाहिर सी बात है कि आतंकवाद को जरूर बढ़ावा मिल सकता है। जम्मू कश्मीर चुनाव, बीजेपी का घोषणा पत्र जारी। 6 सितंबर को जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव के लिए पार्टी का घोषणा पत्र जारी किया गया। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि कॉलेज छात्रों को हर साल 3000 रुपए यातायात भत्ता दिया जाएगा। 10वीं क्लास में पढ़ने वाले स्टूडेंट्स को टैबलेट और लैपटॉप मिलेगा। उन्होंने कहा कि 5 लाख रोजगार दिए जाएंगे। उज्ज्वला योजना के लाभार्थियों को हर साल 2 फ्री LPG सिलेंडर दिए जाएंगे। अटल आवास योजना के जरिए भूमिहीन लोगों को 5 मरला जमीन मुफ्त दी जाएगी। जम्मू कश्मीर में विधानसभा की 90 सीटें हैं, जिनमें से 47 घाटी में हैं और 43 जम्मू संभाग में हैं। प्रदेश में 18 सितंबर, 25 सितंबर और 1 अक्टूबर को 3 फेज में चुनाव होने हैं। नतीजे 8 अक्टूबर को आएंगे। शाह ने कहा कि जम्मू कश्मीर भारत का है, था और हमेशा रहेगा। 10 साल में राज्य का विकास हुआ है और रहा है। आज धारा 370 और 35 भाग ए बीते दौर की बात बन गई है। अब ये हमारे संविधान का हिस्सा नहीं है। ये सब पीएम नरेंद्र मोदी के ताकतवर फैसले से हुआ है। धारा 370 इतिहास बन गया है और हम इससे कभी नहीं वापस आने देंगे। बीजेपी के संकल्प पत्र की 5 बड़ी बातें। महिलाओं के लिए उज्ज्वला योजना के लाभार्थियों को हर साल 2 फ्री LPG सिलेंडर। मां सम्मान योजना के जरिए हर एक परिवार की सबसे सीनियर महिला को 18,000 रुपए सालाना की आर्थिक सहायता और महिला सेल्फ हेल्प ग्रुप का लोन माफ किया जाएगा। ये घोषणा की गई है। स्टूडेंट्स के लिए, युवाओं के लिए पंडित प्रेमनाथ डोगरा रोजगार योजना के जरिए 5 लाख रोजगार के अवसर पैदा करना। प्रगति शिक्षा योजना के तहत कॉलेज स्टूडेंट्स को हर साल 3,000 रुपए यातायात भत्ता। JKPSC और UPSC की तैयारी के लिए 2 साल तक 10,000 रुपए कोचिंग फीस की आर्थिक सहायता। 10वीं क्लास में पढ़ने वाले स्टूडेंट्स को टैबलेट और लैपटॉप मिलेगा। राज्य के डेवलपमेंट के लिए श्रीनगर की डल झील को वर्ल्ड क्लास टूरिस्ट बनाया जाएगा। श्रीनगर के टैटू ग्राउंड में अम्यूजमेंट पार्क बनाया जाएगा। डोडा, किश्तवाड़, रामबन, राजौरी, पुंछ, उधमपुर और कठुआ के ऊपरी एरिया टूरिस्ट इंडस्ट्री के तौर पर अपडेट होंगे। कश्मीर घाटी में गुलमार्ग और पहलगाम को मॉडर्न टूरिस्ट सिटी बनाया जाएगा। श्रीनगर में तवी रिवर फ्रंट बनाया जाएगा। रणजीत सागर बांध, बसोहली के
लिए अलग झील विकास प्राधिकरण बनाया जाएगा। जम्मू में स्पेशल इकोनॉमिक जोन के तौर पर IT हब बनाया जाएगा। किसानों के लिए PM किसान सम्मान निधि में 10,000 दिए जाएंगे। 6,000 रुपए में अतिरिक्त 4,000 शामिल होंगे। खेती के कामों के लिए बिजली दरों को 50% कम किया जाएगा। अटल आवास योजना के जरिए भूमिहीन लोगों को 5 मरला जमीन मुफ्त में दी जाएगी। डेवलपमेंट बोर्ड और IT हब के लिए जम्मू कश्मीर में सरकारी योजनाओं की निगरानी के लिए 3 क्षेत्रीय विकास बोर्ड स्थापित किए जाएंगे। जम्मू में स्पेशल इकोनॉमिक जोन के तौर पर IT हब बनाया जाएगा। उधमपुर में फार्माक्यूटिकल पार्क और किश्तवाड़ में आयुष हर्बल पार्क की स्थापना होगी। तो ये कुछ चीजें थी जो बीजेपी ने अपने मैनिफेस्टो में बताई हैं। जम्मू कश्मीर में अब किसकी सरकार आएगी ये तो वक्त बताएगा और वहां की जनता तय करेगी। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। बाकी देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए कैपिटल TV।